Good morning to all of you. In the last topic, we have studied about the electric current and we done some numericals related to it. Now we will study about the Ohm's law. This topic you have also done in the 10th class. Ohm's law जो है that give the relationship between potential difference and electric current. तो ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है कि इफ वी टेक ए वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से वी कंसीडर ए वायर जिसका जो एरिया है दैट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट से आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. करंट फ्लो कब करेगा किसी भी वायर के अंदर? व्हेन एवर देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. तो मान लो A पॉइंट पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं VA और B पॉइंट पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं VB. देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि इफ वी कीप ऑल द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट, कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इन दैट केस द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, कि इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर. कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा. कब? जब हम टेम्परेचर और प्रेशर और अदर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं. तो वी कैन डिफाइन ओम्स लॉ एज कि इफ all physical condition like temperature, pressure are kept constant, then current flow through the conductor is directly proportional to potential difference across the end of conductor. अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें वी कैन राइट इट एज V is directly proportional to I के. As we know, if we remove the symbol if we remove the symbol of proportionality, there will come a constant R या some constant of proportionality. तो V is equal to RI, where R is called constant of proportionality and known as resistance of wire या resistance of a conductor. जो वैल्यू ऑफ R है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I. R जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे इन दैट केस करंट विल आल्सो इंक्रीज. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I. तो उस केस में रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो उस कंडक्टर का कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर टेम्परेचर वेरी करता है इन दैट केस ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. तो इसमें हम एक चीज लिख देंगे कि इफ R is
इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। अगर R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो दैट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज द नेचर ऑफ कंडक्टर। कि प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस किस हिसाब से उस पर डिपेंड करती है वो हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आप याद रखना कि R जो है, R इज डिपेंडेंट ऑन या R इज डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो R की वैल्यू जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, अगर हम V को अलोंग x एक्सिस लेते हैं और I को हम अलोंग y एक्सिस लेते हैं और ओम्स लॉ अगर ओबे हो रहा है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रही है, तो जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच में दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू द वोल्टेज एक्सिस। Now if we plot graph between V and I, अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मान लो कि अलोंग x एक्सिस V टेक पोटेंशियल डिफरेंस एंड अलोंग y एक्सिस वी विल टेक करंट। तो जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी यहां पर इंक्रीज होता चलेगा। तो ग्राफ जो है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने अभी ओम्स लॉ की डेरिवेशन करी थी। ओम्स लॉ में हमने कहा था कि V इज इक्वल टू I R, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वी कैन डिफाइन द रेजिस्टेंस एज कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? इट इज द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय एनी कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी अपने में से करंट को फ्लो करने का अपोज करेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट इस तरह का काम करता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by the virtue of which या due to which it oppose the flow of current through it। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो अपने में से करंट को पास नहीं करना देना चाहेगा। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक वीकेंड है तो उसको हम आसानी से हरा सकते हैं किसी भी लड़ाई के अंदर। अगर एक थोड़ा बहुत हेल्दी है देन इन दैट केस उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो उसकी अपोजिशन ज्यादा है। जो वीक बच्चा है उसकी अपोजिशन कम है। तो उसी तरह से यहां पर रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की अपोज करने की जो कैपेबिलिटी है वो
कम होती है एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर। इंसुलेटर अपने में से करंट को पास नहीं करने देगा क्योंकि वो उसका ज्यादा अपोज करेगा। तो यहां से हम R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द हियर। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, या इसमें हम यहां से रेजिस्टेंस को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। मान लो कि हम दो रीडिंग्स यहां पर कंसीडर करते हैं A एंड B। तो मैंने इस ग्राफ की स्लोप को फाइंड आउट करना है। यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं AC। ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज स्लोप ऑफ VI ग्राफ दैट इज इक्वल टू, हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था +1 क्लास में कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के। तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पर BC है, डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास यहां AC है। तो BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू जो है, हियर वी कैन टेक डेल्टा I, चेंज इन करंट, दैट इज डेल्टा I अपॉन में AC we can take delta V। अगर चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वी कैन राइट इट एज I अपॉन में V। इफ चेंज इज वेरी स्मॉल देन स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन में V अपॉन में I। दिस कैन बी रिटन एज दिस। I को हम नीचे ले गए तो V अपॉन I इज रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस के। तो यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से। उसी तरह से द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। V जो है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके SI यूनिट, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm इफ 1 ampere current is flow through the wire when we apply the potential difference of 1 volt across its end। कि जब किसी भी वायर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 1 वोल्ट अप्लाई करने के ऊपर, देन उस टाइम जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट विल बी 1 ohm। The resistance can be denoted as this, by this symbol। कि रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे अगर किसी रेजिस्टेंस या किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो यहां पर हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस and this is the symbol for constant resistance। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम एक थिकर वायर लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, वो अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो the factors on which resistance will depend।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर हम कंसीडर करेंगे लेंथ। कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमने चेकआउट करना है। मान लो इनिशियली हम क्या कंसीडर करते हैं, एक वायर कंसीडर कर लेते हैं जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है। ये एक लीनियर वायर हमने कंसीडर कर ली जिसकी लेंथ जो है दैट इज एल हमने कंसीडर कर ली। अब इस वायर को हमने किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, मान लो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो पोटेंशियल है इस वायर के अक्रॉस दैट विल बी V। इस वायर के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी है उसको हमने V से डिनोट कर दिया, और I जो है दैट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। I इज करंट। तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है यहां पर हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I। फर्स्ट केस में ये हमने कंसीडर करा। अब हम क्या करते हैं कि एक और वायर सेम लेंथ की और सेम नेग्लिजिबल थिकनेस की हम इसके कांटेक्ट में रख लेते हैं। कि मान लो अब हमने एक और वायर ले ली, एक तो फर्स्ट वायर ये आ गई जिसकी लेंथ L है, दूसरी वायर इसी के कांटेक्ट में हमने रख दी और सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसको। इस वायर की लेंथ भी हम L कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल V है तो इसके क्रॉस भी हम पोटेंशियल V मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। और मान लो A और B पॉइंट जो है हमने यहां पर कंसीडर कर लिए। अब जो करंट है इन दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोनों वायर्स के अंदर सेम करंट I फ्लो करेगा। इसके अंदर भी I करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर भी I करंट फ्लो करेगा। तो अब इस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पहली वायर का पोटेंशियल प्लस सेकेंड वायर का पोटेंशियल, दैट इज V प्लस V। तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V के। अब हमें पता है नई रेजिस्टेंस क्या बनेगी इस पूरे के पूरे सिस्टम की, R डैश। R डैश इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। अब यहां पर इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी 2V के, और करंट सेम रह रही है तो करंट की वैल्यू सिंपली I आ जाएगी। तो R डैश इज इक्वल टू 2 इंटू में V अपॉन I जो है दैट इज इक्वल टू R के। जो ऊपर हमने रेजिस्टेंस ली थी दैट इज R। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं इन दैट केस जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। तो हियर वी कैन राइट कि इफ V इंक्रीज लेंथ देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो उस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब जो सेकंड हम यहां पर करेंगे दैट विल बी एरिया, कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। सेकंड फैक्टर इज एरिया। एरिया के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे कि मान लो एक कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी सर्टेन थिकनेस है।
मान लो दिस इज एनी कंडक्टर। मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ कंडक्टर इज A। लेंथ L एंड एरिया इज A। इस कंडक्टर का जो एरिया है वो A कंसीडर कर लिया। अब मान लो कि इस कंडक्टर को हम किसी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। से this is any conductor, here we take this as a conductor जिसका certain thickness है और इसका एक एंड हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में यहां पर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन में I के। अब हमने क्या मान लिया कि जो रेजिस्टेंस है इसकी V अपॉन I है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं कि मान लो इस वायर को हम बीच में से कट कर देते हैं कि जैसे ये हमारे पास थिकनेस आ रही है, अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं इस तरह से, बीच में से इसकी स्लाइड बना दी हमने, इस तरह से इसको हमने बीच में कट कर दिया, तो इसके पास हमारे पास अब दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाएंगे जो एक के ऊपर एक रखे हैं। इस केस में अब एरिया जो है वो हमने हाफ कर दिया। पहले जो है इन दोनों का एरिया जो था दैट विल बी ए। जब आप इसको कट करोगे बीच में से तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का एरिया a/2, नीचे वाले रेजिस्टेंस का एरिया a/2 रह जाता है। मान लो इसको हम बीच में से कट कर देते हैं इस तरह से। अब हमारे पास दो कंडक्टर यहां पर फॉर्म हो गए, एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हुए। तो अब जो करंट आएगी यहां से देखो, इस तरह से हमारे पास दो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आ गए। इसका एरिया a/2 है, इसका एरिया a/2 है। अब दोनों क्योंकि पैरेलल में है, दोनों की लेंथ सेम है, तो इसमें से करंट जाएगी, नीचे वाला जो कंडक्टर है उसमें से जो करंट पास करेगी दैट विल बी I/2। इसमें से जो करंट फ्लो करेगी दैट इज आल्सो I/2। तो टोटल करंट जो बाहर आएगी दैट विल बी I। तो सिंपली जैसे यहां से मान लो हमने वायर को कनेक्ट करा है, अब ये करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। ऊपर वाले पोर्शन में से करंट जाएगी I/2 और नीचे वाले कंडक्टर में से भी करंट क्या जाएगी I/2। और जैसे ही करंट बाहर निकलेगी I/2 प्लस I/2 दैट इज इक्वल टू I। तो अब करंट यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अब नई रेजिस्टेंस क्या बनेगी इस केस में, R डैश इज इक्वल टू V अपॉन में एक सिंपल एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, तो R डैश इज इक्वल टू V अपॉन एक कंडक्टर में से कितनी करंट फ्लो कर रही है दैट इज I/2। दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो 2 ऊपर चला गया, V अपॉन में I दैट इज ट्वाइस ऑफ R। अब आप देखोगे कि यहां पर भी ट्वाइस ऑफ R है और यहां पर भी ट्वाइस ऑफ R है। तो यहां पर आप बोलोगे कि अगर हमने एरिया हाफ कर दिया तो उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ रही है। यहां पर हमने लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। यहां पर लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहां पर एरिया रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे कि इफ वी रिड्यूस एरिया देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो
तो यहां से दो फैक्ट हमें पता लग गए कि रेजिस्टेंस पहले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होती है, कि जितनी लंबी वायर होगी उसकी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। और दूसरी चीज हमने यहां पर पता लगाई कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जितना ज्यादा वायर जो होगी थिक होगी, अगर मोटी वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, वो अपने में से ज्यादा करंट फ्लो करने देगी। एक पतली वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वो अपने में से कम करंट को फ्लो करने देगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे कि कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, where rho is called resistivity. Rho is constant of proportionality and called resistivity of a conductor. जो रेजिस्टिविटी है ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल। कई बार ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द लेंथ 2 times एंड एरिया बिकम हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो रेजिस्टिविटी इन दैट केस रिमेन अनचेंज, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द L एंड A। तो हम यहां पर ये पॉइंट लिख देंगे कि जो रो है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कि ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ये इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ we can say L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter का स्क्वायर, तो in that case R is equal to rho। तो resistivity can be defined as the resistance of a conductor having unit cross sectional area and we can define the resistivity as it is the resistance of a conductor having unit length and 1 unit cross sectional area। तो we can define it as कि it is defined as resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area। तो रो की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर ए अपॉन में एल, आर ए अपॉन में एल। तो यहां से हम इसके एसआई यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ रो, दैट इज रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट हमने पढ़े थे ओम,
दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। एरिया के एसआई यूनिट्स आ जाएंगे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ के जो एसआई यूनिट है दैट विल बी मीटर। तो मीटर एंड मीटर स्क्वायर विल कैंसल आउट, तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर।